नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करते हैं बालों का झड़ना या फिर हेयर फॉल के बारे में। देखिए, थोड़े बहुत बालों का झड़ना नेचुरल है क्योंकि उसके जगह पर नए बाल आते हैं, लेकिन ये बालों का झड़ना जब बढ़ जाता है या फिर बहुत दिनों तक रहता है तो फिर उसके लिए सिर्फ कोई शैम्पू इस्तेमाल करना या फिर ऑयल इस्तेमाल करना या फिर कोई घरेलू नुस्खा या एक हाथ कोई औषधि देके देखना इतना ही काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और फिर इसमें आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी उम्र क्या है, जो हेयर फॉल है उसका कॉज यानी उसका कारण क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी फूड हैबिट्स कैसी है, तो इन सब का विचार करके ही प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो दी जा सकती है। तो इस वीडियो में इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके साथ ही आप घरेलू चिकित्सा यानी जो होम रेमेडीज़ है वो क्या क्या आप ले सकते हैं, बालों को धोने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के शारीर स्थान में शुभ लक्षण युक्त शरीर इसका वर्णन करते हुए सबसे पहले उन्होंने उत्तम केश यानी अच्छे बाल किसे कहा जाना चाहिए इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं सुस्निग्धा मृदवः सूक्ष्मा नैकमूला स्थिरा कचा, यानी जो बाल स्पर्श में चिकने हो, मुलायम हो, जिनकी जड़ें अलग अलग हो और जो सुदृढ़ मूल वाले हो, तो ऐसे ही बालों को उत्तम केश यानी सबसे अच्छे बाल कहा जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। देखिए, वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष हर एक के शरीर में रहते हैं, लेकिन इनमें से एक या दो दोषों की अधिकता यानी इनका डोमिनेंस हर किसी में दिखाई देता है। तो उसी के आधार पर उनकी प्रकृति बनती है और ये प्रकृति जन्म से ही हमें मिलती है, इसे हम बदल नहीं सकते। हर एक प्रकृति की अपनी विशेषता होती है। तो इस बारे में हमने डिटेल वीडियो सीरीज बनाई है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो इन सब वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर में वात दोष डोमिनेंट है यानी वात दोष की प्रधानता है, अधिकता है, तो उनके शरीर में वात के कारण दिखने वाली जो रुक्षता है, रूखापन है, खुरदरापन है, वो ज़्यादा दिखाई देगा। उनकी त्वचा, उनके बाल भी रूखे रहेंगे, ड्राई रहेंगे और इसके कारण बालों का टूटना भी ज़्यादा रहेगा। जिनकी पित्त प्रकृति है उनमें बाल वैसे भी कम रहेंगे, पतले रहेंगे, सुनहरे रंग के रहेंगे और पित्त प्रकृति में भी बालों का झड़ना या बालों का सफेद होना ये लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। जिनकी कफ प्रकृति है उनमें बाल अच्छे रहेंगे, काले घने रहेंगे। तो इस तरह से हर एक प्रकृति में प्रकृति के अनुसार बाल कैसे रहेंगे ये भी विशेषता बताई जाती है। इसमें अगर दो दोषों की अधिकता यानी दो दोषों का डोमिनेंस है तो उसके अनुसार जो मिक्स लक्षण है उस तरह से आपको दिखाई दे सकते हैं। उम्र के अनुसार भी दोषों की स्थिति अलग अलग रहती है। अब देखिए, जैसे बाल्यावस्था है यानी बचपन का जो काल है, तो आयुर्वेद में जो बाल्यावस्था है वो जन्म से लेके 16 साल तक बताई है और बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रधानता रहती है यानी कफ दोष डोमिनेंट रहता है। तो इस समय पर बाल भी अच्छे रहते हैं। युवावस्था में यानी 16 साल के बाद ये पित्त प्रधान काल है, तो इसमें अगर पित्त को बढ़ाने वाला ही अपने आहार लेते हैं, खान पान करते हैं, तो फिर पित्त बढ़ने के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। और इसीलिए युवा लोगों में भी आजकल हेयर फॉल है या फिर बालों का पकना है, सफ़ेद होना है, ये भी दिखाई देता है। जो वृद्धावस्था है वो वात प्रधान अवस्था है, तो इसमें भी रूखापन बढ़ेगा और उसके कारण बालों का झड़ना है वो हो सकता है। तो इस तरह से उम्र का असर भी बालों की स्थिति पे हो सकता है। वात, पित्त, कफ इन दोषों की अवस्था ऋतु के अनुसार भी रहती है। अब देखिए, जैसे वर्षा ऋतु है यानी बारिश का मौसम है, तो इसमें जो वात दोष है वो शरीर में बढ़ता है। जो शरद ऋतु है यानी जो सितंबर अक्टूबर महीना है, तो उसमें पित्त दोष बढ़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति युवा है यानी यंग है, वो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें ही उसके खाने में है, यहाँ तक पित्त का ही काल है यानी शरद ऋतु है, तो ये पित्त सभी कारणों की वजह से बढ़ सकता है और इससे भी उनको हेयर फॉल हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई है वो इसीलिए कि किसी भी ऋतु में आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ ये दोष है, आपके धातु है, इनकी साम्यावस्था बनी रहे, इसीलिए ऋतुचर्या का पालन करना भी जरूरी है।
आयुर्वेद में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की चर्या यानी दिनचर्या बताई हुई है, यहाँ तक कि उन्होंने रात्रिचर्या भी बताई है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे शरीर में जो दोष है उनकी साम्यावस्था, उनका बैलेंस बना रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए यही सब चीज़ें आपको काम में आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इनको हमेशा हमारे रूटीन में इनको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहे। अगर आप इस दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, रात्रिचर्या का अगर पालन नहीं करते तो शरीर में बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती है और फिर उन बीमारियों की ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है कि हम स्टार्टिंग से ही जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसको फॉलो करें। अब देखते हैं कि हेयर फॉल के कॉजेस यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर बहुत दिनों से उनको बुखार है, तो ये भी हेयर फॉल का एक कारण हो सकता है। या फिर किसी के शरीर में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी है, फिर उसके लिए कोई भी कारण हो सकता है। जैसे अगर शरीर से कहीं भी रक्तस्राव होता है, जैसे किसी को पाइल्स की तकलीफ है और उससे खून निकलता है, या फिर महिलाओं में मासिक धर्म के समय जो मासिक स्राव है वो ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपके शरीर में खून की कमी के लिए, एनीमिया के लिए कारण हो सकता है और इसी के कारण फिर बाद में हेयर फॉल भी हो सकता है। अगर खाने का जो पचन है वो ठीक से नहीं हो रहा है, यानी आपकी जो पचाने वाली अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो अगर मंद है, वो ठीक से जो अन्न है उसका पचन अगर नहीं कर रही है, तो भी इसमें से जो शरीर को पोषकांश मिलने चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं मिल सकते। और अगर किसी का खान पान जो है वो उतना प्रॉपर नहीं है, उनके खाने में जंक फूड है, फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा फ्राइड है, या फिर खाने का कोई समय नहीं है, या फिर जो अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन है जिसे आयुर्वेद में विरुद्ध अन्न कहा गया है, तो इसका भी असर उनके पचन पे हो सकता है। अब देखिए, आयुर्वेद में सप्त धातु बताए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो भी खाना हम खाते हैं तो सबसे पहले उससे ये जो रस धातु है वो तैयार होता है, उसके बाद जो अगले धातु है उनका निर्माण होता है। तो रस के बाद रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, और ये जो अस्थि धातु है इसी के मल के स्वरूप जो बाल है वो तैयार होते हैं, ऐसे आयुर्वेद में बताया है। तो अगर आपका जो रूट कॉज है वो अगर अस्थि धातु से रिलेटेड है, यानी आपका अस्थि धातु अगर ठीक से नहीं बन रहा है, तो भी आपको बालों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, यानी जो एंडोक्रिनल ग्लैंड्स है, उनके स्रावों का असर भी शरीर पर रहता है। अब देखिए, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स है, तो उनसे जो हार्मोन निकलते हैं, जो स्राव निकलते हैं, वो अगर कम या ज़्यादा हुए फिर उसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है, तो उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। महिलाओं में तो हार्मोनल चेंजेस काफ़ी बार दिखाई देते हैं, फिर जैसे मेनोपॉज का समय है तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं और इसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन है, मानसिक तनाव है, तो ये भी हेयर फॉल का कारण हो सकता है। अगर आप रात को बहुत ज़्यादा देर तक आप जागते हैं या फिर आपका सोने का जो समय है बहुत ही कम है, तो वो भी हेयर फॉल का कॉज एक हो सकता है। अगर किसी के फैमिली में जो बालों का झड़ना है या फिर बाल्डनेस है, ये अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है, तो इसमें भी गर्भधारणा के पहले बीज शुद्धि आयुर्वेद में बताई है, यहाँ तक कि गर्भ संस्कार भी उन्होंने बताया है। तो इससे भी ये जो फैमिली में चलता हुआ ये जो दोष आप इसे कह सकते हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट दी जा सकती है। हेयर फॉल के और भी काफ़ी सारे कारण रह सकते हैं, जैसे अगर कोई बालों में बिल्कुल ही तेल नहीं लगाता और उसके कारण बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं, या फिर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स है या अलग अलग हेयर कलर है इनका वो हमेशा बालों पर इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा शैम्पू जो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका अगर बालों पे रेगुलरली यूज़ किया जाता है, या फिर बाल धोने के लिए अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए गर्म पानी से क्या होगा, जो हमारे वहाँ के जो पोर्स है वो डायलेट हो जाएंगे और इसके कारण जो बाल है वो भी बाहर निकल आएंगे। आयुर्वेद में भी हमेशा आपको सिर धोने के लिए हमेशा जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है या फिर बिल्कुल एकदम से थोड़ा सा गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि अगर आपने सिर धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया तो इससे जो आपकी आंखें हैं और जो बाल है इनकी शक्ति घटती है।
तेज़ धूप में या फिर हवा अगर बहुत ज़ोर से चल रही है तो उस समय अगर महिलाएं जो बाल है वो खुले छोड़ के अगर वो घूमते निकलती है तो इससे भी जो बालों की जो जड़ें है वो कमज़ोर होती है। तो इन सब का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे हमने जितने भी कारण बताए तो इन सब के बारे में भी आप सोच सकते हैं, ये भी आपके हेयर फॉल का एक कारण हो सकते हैं। और इन कारणों को दूर किए बिना आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट का जो जितना इफ़ेक्ट आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। बालों को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रसोई में भी आपको मिल सकती है। तो इसमें जो घी है यानी जो गाय का घी है वो आप खाने में नियमित तौर पे रख सकते हैं। जो गाय का घी है, खास करके देसी गाय का जो घी है वो आपके खाने में होना चाहिए। इससे अगर शरीर में पित्त दोष भी बढ़ा हुआ है तो वो भी कम होगा। तेल भी जो वात दोष है उसका शमन करने में बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। तो फिर तिल का तेल है या फिर आप खाने में तिल रख सकते हैं, या फिर जो नारियल है, गीला नारियल है, उसकी चटनी आप बना के ले सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा जो रस धातु है, रक्त धातु है, अस्थि धातु है, इन सब पर मदद करने के लिए भी जो देखिए घर में छुआरे रहते हैं यानी जो खारिक है उसका पाउडर भी आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच दूध में उबाल के इसको ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो रागी है यानी नाचनी है उसकी रोटी बना के या फिर उसकी पेज बना के, इसके लड्डू बना के आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। आप जो गोंद है और ड्राई फ्रूट्स है उसके लड्डू भी बना के ले सकते हैं। लेकिन इनको लेने के पहले ये भी देखना है कि जो लड्डू आप खा रहे हैं आपके शरीर में उसका पचन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पचन ठीक से नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इस अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा देनी चाहिए। और जब आपका अग्नि अच्छा रहे, जब आप उसे अच्छी तरह से पचा सको तो ही फिर आपने इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो इस पित्त को आप कैसे कम कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में जो षड्रस बताए हैं तो उसमें उन्होंने बताया है कि कषाय तिक्त मधुराहा पित्तम अन्य तो कुर्वन्ते, यानी जो कषाय तिक्त मधुराहा यानी जो कसेला रस है, कड़वा रस है और मीठा रस है, तो ये तीनों जो रस है ये पित्त को कम करते हैं। तो देखिए आपके खाने में जैसे मेथी घर में रहती है तो मेथी का पाउडर बना के उसको घी में भिगो के आप उसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो गिलोय है उसका चूर्ण भी आप घी के साथ ले सकते हैं। आंवला भी जो है वो कसेले रस का भी है और उत्कृष्ट रसायन भी है, तो आंवले का सेवन भी आप नियमित तौर पे कर सकते हैं। फिर आंवला तो हमेशा नहीं मिलेगा तो आंवले का जो मुरब्बा है या फिर आंवले का शरबत है, कैंडी है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पित्त दोष को कैसे शांत करें या वात को कैसे शांत करें इसके बारे में भी हमने अलग अलग वीडियोस बताए हैं, उसमें भी इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी आपको मिले तो आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। बालों को धोने के लिए भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, जैसे फिर शिकाकाई है या फिर रीठा है, संतरे की छाल है या फिर त्रिफला पाउडर है। तो इन सब के पाउडर, इन सब के चूर्ण आपको मिल जाते हैं। तो इन सबको मिक्स कर लेना है। उसमें से 1 या 2 चम्मच आपने रात को 1 या 1.5 गिलास पानी में भिगो के रखना है और फिर सुबह इस पानी को छान कर आप उससे बाल धो सकते हैं। या फिर आप इस मिश्रण को थोड़ा सा उबाल के फिर छान के फिर उससे भी आप बालों को धो सकते हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जो रीठा है उससे आपके जो झाग भी आता है और बाल अच्छी तरह से साफ भी हो जाते हैं, लेकिन रीठे से थोड़ा सा बालों में ड्राइनेस आता है। तो जिनकी वात प्रकृति है, जिनके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रूखे हैं, ड्राइनेस है बालों में, तो उन्होंने रीठे को संभाल के इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते तो भी चलेगा। बालों को धोने के पहले बालों की जड़ों में दूध है या फिर छाछ यानी बटर मिल्क है या फिर दही है या थोड़ा सा घी आप लगा सकते हैं, या फिर जो गीला नारियल है उसकी पेस्ट बना के उस पेस्ट को भी आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, या फिर जो एलोवेरा जेल है जो फ्रेश निकाली हुई है तो उस जेल को भी आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। तो इससे बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी, उसको पोषण मिलेगा, तो ये भी आपको मदद कर सकती है। अगर आपको शैम्पू ही यूज़ करना है तो फिर बहुत ही माइल्ड वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, उसको थोड़े से पानी में डाल के फिर उसको इस्तेमाल करें। जहाँ तक पॉसिबल है ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनसे ही बालों को साफ करें या बालों को धोने में इनका यूज़ करें।
बालों पे हमेशा तेल लगाए, तेल का इस्तेमाल करें। अगर आप तेल इस्तेमाल नहीं करते तो बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है। और तेल लगाते समय भी जड़ों पर लगाने का प्रयास करें। देखिए आयुर्वेद में अभ्यंग का बहुत जो महत्व है वो बताया है, यानी तेल की मालिश। तो उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप पूरे शरीर पर भी अगर आप तेल नहीं लगा सकते तो भी ऐसे 3 स्थान है वहाँ पे आपने हर रोज़ तेल लगाना है। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं शिर श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत, यानी सिर पर, कानों में, पाँव के तलवों में हमेशा तेल लगाना चाहिए। तो ये तेल आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? तो देखिए बालों पर लगाने के लिए आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है भृंगराज तेल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आंवले का तेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर फॉल के लिए नस्य चिकित्सा बहुत उपयुक्त है। आयुर्वेद में बताया है नासा ही शिरसो द्वारम, यानी नाक से डाली हुई जो भी औषधियाँ है वो गर्दन के ऊपर के जितने भी विकार है, जितनी भी बीमारियाँ है, उन सभी में ये फायदेमंद है। फिर चाहे वो सिर से संबंधित कोई बीमारी हो या बालों की कोई बीमारी हो, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती हो तो इन सभी में ये फायदा करेगी। जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, जो हमारे ब्रेन में है, उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए भी ये मदद करेगी। तो नस्य आप कर सकते हैं। अब इसके लिए आप गाय का घी या फिर नारियल तेल है, तिल का तेल है, या फिर आप कोई मेडिकेटेड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे पंचेंद्रिय वर्धन तेल है। तो ये नस्य चिकित्सा भी आपको बालों का जो झड़ना है उसमें बहुत लाभदायक हो सकती है। सिर्फ इसे थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है। पादाभ्यंग यानी फूट ऑयल मसाज भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। इससे ना सिर्फ आपकी जो नींद है वो अच्छी रहेगी, स्ट्रेस अगर है, एंग्जाइटी है तो वो भी कम होगा, बालों का भी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बनाए रखने में इससे आपको मदद मिल सकती है। एक और चिकित्सा है शिरोधारा। तो इसके लिए आपको आपके आसपास अगर कोई आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर है या फिर कोई आयुर्वेद चिकित्सक है तो उनकी सलाह से आप ये जो शिरोधारा है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने हेयर फॉल के कॉजेस क्या है, इसकी चिकित्सा आप क्या कर सकते हैं, जो होम रेमेडीज़ है वो आप क्या क्या ले सकते हैं और इसके बारे में क्या क्या सावधानी लेना है, इन सब के बारे में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।